हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय 3 days टू सी चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम कवर करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, वो है रीड थिंक एंड एंजॉय, यानी पढ़ो, अच्छे से सोचो और मज़े करो, यानी एंजॉय करो। तो इसी का पहला चैप्टर है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जब कभी भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ते समय यदि हमारे पास ऑथर के रिगार्डिंग जानकारी होती है तो उससे क्या होता है, उससे ये बात होती है कि हमको जो पोम है या कोई भी जो राइटअप है उसको पढ़ने से कनेक्टिविटी बन जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पर ऑथर ने अपनी लाइफ का भी कोई एलिमेंट दिया हो। तो इसीलिए ऑथर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जिसके पढ़ रहे हो, जिसकी पोम पढ़ रहे हो, जिसके बारे में लिखा हुआ है ना, तो उसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेलेन केलर। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि हेलेन केलर जो है वो बेहद बेहद फेमस पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लेडी थी, है ना, जो सुन नहीं पाती थी, है ना, ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, है ना, तो देख नहीं पाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनके अंदर एक नेगेटिव चीज़ें थी उनके अंदर। खास की सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी कि वो ब्लाइंड थी और डेफ थी। ठीक है, तो देखिए हेलेन केलर जो है उनका जन्म 1880 में हुआ और उनकी डेथ 1968 में हुई। बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ, क्या हुई वो ब्लाइंड हो गई और डेफ हो गई। और शुरू में ऐसा कहा जाता था कि थोड़ा बहुत बोलने में उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बाद में वो बोलती थी अच्छे से, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, स्पीचेस में भी लिया है। When she was 19 months old, जब वो 19 साल की थी, she learned to read and write in braille, है ना। अब देखिए, learned to read and write in braille, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीखा था, क्या सीखा था, लिखना, है ना। अब देखिए, राइट करना, राइट कैसे, ब्रेल, अब ब्रेल में लिखना और पढ़ना। ठीक है, अब देखिए ब्रेल क्या होता है, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उभरे अक्षरों की एक लिपि जिसे छू छू कर पढ़ा जा सकता है। क्या होता है कि ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है जो कि बनाई जाती है उन लोगों के लिए जो लोग अंधे होते हैं, और अंधे होने के कारण क्या होता है कि उनको तो कुछ दिखता नहीं है, तो इसी कारणवश उस स्क्रिप्ट में कुछ दाने होते हैं, तो उन दानों पे वो हाथ रख के ना अक्षरों को समझ पाते हैं और अपने माइंड में फ्रेम कर पाते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा। शी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। न्यूमरस मतलब अनगिनत, ऐसा नहीं है कि एक दो लिखा है, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, है ना। आर्टिकल्स से आप क्या समझते हो, राइटअप्स, है ना। एंड हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब इनकी सबसे फेमस जो वर्क माना गया है वो है हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की कहानी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1902 में ये पब्लिश हुई, और मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बहुत प्यारा ऑटोबायोग्राफी माना गया है। आप भी इसको कभी समय निकाल के पढ़ें ताकि इनके बारे में और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो। बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ना, अब ये क्या बनी, सोर्स बनी। सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत। शी बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप लोगों ने सुपरमैन को देखा होगा तो लोग बोलते हैं मुझे सुपरमैन की तरह उड़ना है, मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रभावित होना, है ना, प्रभाव के सोर्स थी वो। टू द फिजिकली चैलेंज्ड एंड अदर्स एज वेल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है किसके लिए इन्फ्लुएंसिंग थी वो, फिजिकली चैलेंज्ड वालों के लिए। फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है वो लोग जो लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, यानी अपंग होते हैं, शारीरिक तौर पे सही नहीं होते, अपंगता होती है, शरीर में समस्याएं होती हैं। शी वॉज ऑल्सो एन एजुकेटर, और वो कौन थी, वो भी एक एजुकेटर थी पार एक्सेलेंस। अब आप बोलोगे सर
ये पार एक्सीलेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार एक्सीलेंस? बेटर और मोर देन ऑल अदर्स ऑफ द सेम काइंड, है ना। एजुकेटेड थी, हो सकता है बहुत अच्छी एजुकेटेड और भी लोगों के मुताबिक देखा जाए, और नहीं तो वो बहुत बढ़िया थी। तो ओवरऑल अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक होकर जानकारी ले सकते हैं। देखिए जैसे कि हेलन केलर की यहाँ पिक्चर लगी हुई है, भले ही आंखें थी लेकिन वो देख नहीं पाती थी अच्छे से और सुन भी नहीं पाती थी, तो कितने कष्टों को सहने के बाद वो आगे बढ़ी। यही चीज़ हमको सीखना है, और हम टाइटल के बारे में भी आगे जब स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट तो उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए, अब जो कि हमने क्या करा, अबाउट द पोएट पढ़ लिया, अब हम देखेंगे टाइटल के बारे में, और टाइटल को देखेंगे और उसको समझेंगे। साथ ही साथ जब चैप्टर कवर होगा फिर वापस टाइटल के पास आके जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे कि कहना तो कहना क्या चाह रही हैं वे यहाँ पर। देखिए 3 days टू सी, ना 3 दिन देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ऑथर हैं कहीं ना कहीं वो क्या चाह रही हैं, उनको 3 दिन मिल जाए, ऐसे 3 दिन मिल जाए जिन 3 दिनों के बाद क्या हो, वो संतुष्ट हो जाएं। अब 3 दिन उनको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और उसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, पहला पैराग्राफ, आई have often it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days during his early adult life। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइटल क्या दिया, रीड थिंक एंड एंजॉय। हमें क्या करना है, हमें भी पढ़ना है। अब हम सोचेंगे और हम एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसी टारगेट के साथ आप लोगों को ये पूरा पाठ पढ़ाऊंगा। हमने प्रोज में क्या करा, लाइन बाय लाइन समझा, हम आगे बढ़ गए। पोम हमने पढ़ी, हमने समझ ली, लेकिन हमने थिंक और एंजॉय नहीं किया। तो हम यही करेंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, आई हैव ऑफन, ना मैंने अक्सर, है ना, इट वुड बी, है ना, अक्सर सोचा है कि इट वुड बी ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग वर स्ट्रिंग। मतलब वो ये कहती हैं, यहां पर समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वो सोचती है कि काश ऐसा होता। मैं ऐसा कभी सोचती हूं कि ब्लेसिंग ना, बी अ ब्लेसिंग ऑफ इफ ईच ह्यूमन बीइंग, ना एक ब्लेसिंग होती यदि हर एक आदमी को, ना हर एक व्यक्ति, आदमी, औरत, सब लोगों को इंक्लूड हो रहा है ह्यूमन में, वर स्ट्रिकन ब्लाइंड, काश वो बूढ़े हो गए होते, बूढ़े आई मीन ब्लाइंड हो गए होते। ये आंखों के सामने जो हम देखते हैं ना, ऐसी हो जाए, पर्दे लग जाए थोड़े समय के लिए, तो ब्लाइंड हो गए होते और डेफ हो गए होते फॉर फ्यू डेज ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ। यानी सिर्फ एडल्ट लाइफ के लिए, ना थोड़ी सी समय के लिए। अगर आप जवानी की बात करें, जब युवा अवस्था है या आप बहुत अच्छे आदमी औरत बन गए हैं, तो उस स्थिति में यदि आप लोग, है ना, हम लोगों की बात हो रही है, मतलब बाकी लोगों की बात कर रही है कि अगर वो बहरे हो जाए ना, डेफ ब्लाइंड हो जाए, तो बहुत बढ़िया होगा ना, एक ब्लेसिंग की तरह होगा। अब ये आशीर्वाद क्यों होगा? अब आप लोग बोलोगे सर ये आशीर्वाद कैसे हो गया? तो देखिए, डार्कनेस वुड मेक हिम मोर एप्रिशिएटिव ऑफ साइट। क्या होगा? जो डार्कनेस है, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार ना, वुड मेक हिम मोर एप्रिशिएटिव। उनको क्या करेगा, जो ह्यूमन बीइंग है ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं एप्रिशिएटिव ऑफ साइट, देखिए वुड मेक हिम मोर एप्रिशिएटिव ऑफ साइट, यानी कहीं ना कहीं उनको ये जो डार्कनेस है वो दृष्टि के प्रति क्या करेगी और सराहना दिलाएगी, है ना, दृष्टि की सराहना कर पाएंगे वो लोग। अगर डार्कनेस रहेगी उनकी आंखों के सामने तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको इस बात का महत्व समझ में आ जाएगा कि आंखों का रोल क्या है हमारी लाइफ में। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड। और जो साइलेंस है, यानी अब बहरे हो जाएंगे तो बहरे होने के बाद क्या होगा, बहरे होने के बाद हम लोग कुछ सुन नहीं पाएंगे, और सुन नहीं पाएंगे तो क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि आवाज़ों का रोल क्या है लाइफ में। वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड। और जो मज़ा है साउंड का वो हमको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। हमको उसको सुनने में समझ में आएगा कि हाँ, कि जो भगवान ने कान दिए हैं वो उन कानों का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
यहाँ पर इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से जो हेलन केलर हैं वो पहली ही लाइनों में ना, पहली 2-3-4 लाइनों में ही हम लोगों को एक पाठ पढ़ा रही हैं। वो कह रही हैं ना, जीवित हैं आज भी, कि अगर हम अंधे हो जाएं ना तो और बहरे हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमको क्या होगा, हमको एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी इनके बारे में, इनका महत्व हमको समझ में आ जाएगा। नाउ एंड देन ना, अब डियर स्टूडेंट्स एक बात सोचने वाली बात है कि अगर आप लोग खुद इमेजिन कर देखिए, अगर आप लोग एक दिन के लिए अगर आपको आंखें बंद कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहां पर थिंक करिए, रीड हमने करा, अब हम थिंक करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। आप लोगों को लगेगा कि क्या हो गया, 2 दिन आंखें में नहीं रही, 4 दिन ना रहे, 5 दिन बंद रहे आंखें और आप सुन ना पाओ तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुनिया एकदम वीरान सी लगेगी। आज आप कितने खुश हो कि सबकी आवाजें आ रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब आपके पास सब कुछ नहीं होगा तो कैसा लगेगा? तो इस मर्म को पकड़िए, सोचिए कि महत्व क्या है अपने अंगों का, इन अंगों का उपयोग कैसे करना है। और उसके बाद जब आपको समझ में आएगा आंखों का रोल क्या है तो आप आंखों का अच्छा उपयोग करोगे, आप ईयर का सही यूज करोगे और इंजॉय करोगे। तो यही है सबसे पहला पार्ट, इसी बात के साथ चालू हुआ। नाउ एंड देन, जब तब। नाउ एंड देन का मतलब होता है जब तब। आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। मैंने हमेशा इस बारे में टेस्ट किया है देख कर, मतलब दोस्तों को, बाय डिस्कवर व्हाट दे सी, यानी वो क्या देखा करते हैं, है ना। मैं उनको देखा करती हूँ कि कुछ दोस्त होंगे तो उनको ऑब्जर्व किया करती होंगी कि वो लोग कैसे दुनिया को देखते हैं, है ना। सो आई हैव टेस्टेड, उनको टेस्ट कर देखा है, उनकी परीक्षा लेकर देखी है। माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी, नहीं कि वो लोग क्या देखा करते हैं। देखने वाले दोस्त जो है ना मेरे, सीइंग फ्रेंड्स, देखने वाले दोस्त जो उनके पास आंखें हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, वो लोग क्या देखा करते हैं। काश मेरे पास भी आंखें होती तो मैं भी देखती 3 दिन के लिए, है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन एक टाइटल जो है जस्टिफाई हो रहा है। Recently, I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods. अब अभी अभी की बात है, जिस समय वो किताब लिख रही होंगी तो उसी समय उन्होंने कहा कि रिसेंटली अभी अभी की बात है। I asked a friend, मैंने अपने दोस्त से पूछा, who had just returned, जो कि अभी अभी रिटर्न होकर आया है, वापस लौट कर आया है। हैड जस्ट, अब देखिए अभी आया था ना, जस्ट, तो जस्ट का मतलब अभी, तुरंत। कहाँ से? लॉन्ग वॉक इन द वुड्स ना। अब वुड्स आप बोलोगे सर ये वुड्स क्या होगा? अब देखिए मैंने आपको बताया है ये भी एक जंगल होता है, लेकिन वुड्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो किसी के अंडर में होता है। पर जंगल का एरिया होता है, पेड़ पौधे, बहुत खूबसूरत जगह होती है, तो हम खास के जंगल के लिए इसका वर्ड यूज़ करते हैं। तो ही रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, बहुत लंबी वॉक के साथ। नहीं, जो सुबह सुबह लोग क्या करते, पैदल यात्राएं करते हैं। तो पैदल यात्रा करने के कारण क्या होता है, उन लोगों में स्फूर्ति बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग वॉक करते हैं। तो वो वुड्स में गया होगा उनका दोस्त, तो उसने उसको देखा, उससे कुछ पूछा, है ना। वॉट शी हैड ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब क्या उसने देखा, कैसी चीज़ों को समझा, किस तरह से उसने हर चीज़ को समझने का प्रयास किया, ऑब्जर्व किया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर आप लोग मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो ऑब्जर्वेशन होता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है। आप लोगों में से कुछ बच्चे बहुत कुछ समझ रहे होंगे मेरे से, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर और अच्छा कुछ और ऐड करें, कुछ नया पढ़ाएं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बस जल्दी जल्दी पढ़ा के चले जाएं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर काश एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ा दें। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर काश ऐसा करें, एक एक मीनिंग लिख लिख के बता दें, हमको तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, तो वैसे उसने भी सोचा कि ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो उससे पूछा तुमने क्या ऑब्जर्व किया? लकड़ियों में, जहाँ लकड़ियाँ थी, वुड्स थी। नथिंग इन पर्टिकुलर शी रिप्लाइड। और आप सोचिए वो क्या कहती है, नथिंग इन पर्टिकुलर। नथिंग का मतलब ये होता है कुछ भी नहीं। अरे दोस्त मेरे को तो कुछ भी दिखा नहीं,
क्यों? अब आप सोचिए, अब सोचने वाली बात है कि इतनी दूर वो गई, वुड्स में घूमने के लिए जाती है, और वुड्स में घूमकर जब वो लौटती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वहाँ की जो यादें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसी आ जाती है। तो हेलन केलर यही इंडिकेट कर रही है कि आंखें होने के बाद भी उसका ये रिप्लाई, ये नहीं कि उसने चहचहाट सुनी हो, खूबसूरत झरने देखी हो, कुछ तो देखा होगा, लेकिन उसका आंसर जो था पर्टिकुलरली नहीं, कुछ भी नहीं देखा। यानी आंखें होने के बाद भी जो मनोरम दृश्य है वो देख नहीं पाई। चलिए फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, टू वॉक ना, ये कैसे हो सकता है, हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता था ना। अब देखिए वॉज क्योंकि पास्ट की बात है, टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, लाइक नोट करने योग्य कुछ भी ऐसा खास नहीं देखा, नॉट वर्दी ऑफ ना। टू वॉक फॉर एन आवर यानी आधे घंटे तक, यानी 1 घंटा या आधे घंटे तक वो चलती रही है ना, थ्रू द वुड्स से, एंड सी नथिंग, कुछ भी नहीं देखा। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, है ना। मैं क्या करती हूँ, आई यानी अब वो क्या कह रही, मेरी दोस्त जैसी थी, ठीक है, लेकिन मैं यानी आई हु यानी जो, कैन नॉट सी जो कुछ भी नहीं देख सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वो क्या कर सकती है, हजारों 100 से भी ज्यादा चीजों को देख सकती है ना, मतलब देखने तो ढूंढ सकती है, कैन नॉट सी नहीं देख समझ सकती है, थ्रू मेयर अ टच, सिर्फ ओनली टच, लाइक छूने से ही वो क्या कर सकती है, सेंसेशन से ही वो इस बात को समझ सकती है कि क्या सही है और क्या नहीं। हेलन केलर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, जब उनकी टीचर एनी सुलेवन उनके पास आई थी तो वो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, तो उन लोगों के पेरेंट्स ने सोचा कि लड़की जो है इसका कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या करा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ पकड़ के रखते थे वो लोग, और उसके ना हाथों को ना, अब एनी सुलेवन क्या करती, सेंसेशन के द्वारा उसको सिखाती थी। तो ये जो है हाथों से छू छू की वो चीज़ों को समझा करती थी, इसीलिए यहाँ पर टच वर्ड जो है इसको आप लोग सोचो कि सर छूने से क्या हो जाता है, छूने से वो क्या समझती होगी और क्या उसको आता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, छूने का अर्थ साफ यही है कि उसके पास पावर था सेंसेशन का, यानी अगर वो कोई भी चीज़ को छूती थी तो उसकी जानकारी वो उसको प्राप्त करती थी। अगर वो किसी को फेस को ऐसे छूती है, तो उदास है कि सही है, वो समझ जाती थी, है ना, हाथ से वो ठंडा है गर्म है, बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी थी। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसको तो आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि यही लाइन जो है वो हमको कुछ सिखा रही है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आई फील, मैं क्या फील कर रही हूं, द डेलिकेट सिमेट्री। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक समरूपता ना, सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, देखिए नाजुक, डेलिकेट मतलब नाजुक। अब सिमेट्री बताता हूं, जैसे ये मान लीजिए ये है एक बटरफ्लाई, ठीक है, इसको बीच से काटा मैंने, ठीक है, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ठीक है, तो ये हिस्सा भी सही है, ये हिस्सा भी सही है, अच्छे से काटा, सिमेट्री, इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch। अब देखिए, अब यहां पर वो यही कहना चाह रही है कि इन लाइनों में कि वो जब लीफ की पत्ती को उठाया करती थी ना, सिमेट्री वाला, तो लीफ की पत्ती को उठाने के बाद जब वो ऐसे पकड़ती थी तो उसको ऐसे छूकर देखती थी ना, इस तरह से पकड़ के, तो जो लीफ जो होती है ना, ये तो लीफ को छुआ तो उसको जो ये जो ऊपर उठा उठा है उसको महसूस कर पाती थी, उसकी सिमेट्री है, कैसे कैसे बटी है उसको देख पाती थी ना, समझ पाती थी ना, तो एक तरह से सेंसेशन के द्वारा कर पाती थी। आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन। अब देखिए ये वो क्या कर सकती थी,
आई पास, वो पास करती है, हिलाती है हाथ को, मतलब गुजारती है, हाथ को गुजराती है कहाँ से, लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन, जो स्मूथ है ना, अच्छी सी स्किन है, वहाँ से हाथ को ऐसे करती थी। और वह सिल्वर बर्च, अब आप बोलोगे सर वो अपने हाथों को कहाँ पर लगा रही है, सिल्वर बर्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वर बर्च? देखिए, कोमल व पतली टहनियाँ वाला एक प्रकार का पेड़। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि एक पेड़ होता है ऐसा, देखिए ये पेड़ होगा, ठीक है, और इधर देखिए पेड़ में ऐसे ऐसी क्या होती है, छाले होती हैं, ठीक है। उन छालों के साथ क्या किया जाता है, उन छालों के ऊपर जब आप हाथ फेरोगे तो कुछ कठोर कुछ नरम होंगे। तो वो यही बता रही है कि जो बर्च है, क्रूक है ना, किसका, हमारा इसका क्या कहना चाहिए, एक प्यारी सी पेड़ का, तो कहीं ना कहीं उसको छूकर उसके कोमल तनहाओं को देखकर वो समझ पाती थी। और द रफ शेकी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन होता है ना, पाइन, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पाइन क्या होगा, देखिए पाइन का मतलब होता है देवदार की झबरा छाल। एक पेड़ होता है देवदारू या देवदार कहते हैं, तो उसकी जो छाल होती है बड़ी झबरीली होती है, शेगी होती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, तो उसको भी छूकर क्या करती थी, समझ पाती थी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर डायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि जो हेलन केलर है, जो देख नहीं पाती, वो क्या कर पाती है, छू के चीज़ों को समझ पाती है। और छू के चीज़ों को समझ जाने से क्या होता है, उसको एक जर्नल आइडिया लग जाता है चीज़ों का, वो प्रकृति से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाती है। वर्दी का मतलब होता है गुड इनफ फॉर समथिंग और टू हैव समथिंग, तो वर्दी ऑफ नोट ना, तो इस बात को आप कनेक्ट करके रखिएगा। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली, अगर मैं स्प्रिंग की बात करती हूँ ना, अब स्प्रिंग का सीजन आप जानते हो वसंत का होता है। आई टच द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज होपफुली ना, अब मैं ब्रांचेस को क्या करती हूँ, जो टहनियाँ होती हैं उनको छूती हूँ, लाइक उनको छूकर देखती हूँ। होपफुली, होपफुली का मतलब होता है एकदम क्या कहना चाहिए, आशा के साथ। इन सर्च ऑफ अ बर्ड, अगर मैं बात करती हूँ बर्ड की, अब आपको पता होगा कि बर्ड क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि भोर आ रही है, पेड़ों में भोर आ रही है, तो उसको बर्ड कहते हैं। तो वो क्या करती थी, आप इमेजिन करिए, थिंक करिए कि जो हेलन केलर है वो घूम रही है, और वो आम का समय आ गया, ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे घूम रही है, और उसने पेड़ को देखा, और पेड़ को देखा मतलब देख नहीं भाई, ऑब्जर्व कर, हाँ यह पेड़ है, और वो क्या कर रही है, अब वो ऑब्जर्व कर रही है। वो क्या ऑब्जर्व कर रही है, वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि उसके जो अंकुर हैं, जो बोरे हैं, वो आ रही हैं ना, उसकी वो आने वाली है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आशा लगाई हुई है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर विंटर स्प्लिट, तो यहाँ पर ये जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं क्या है, पहला चिन्ह होता है अवेकनिंग का, नेचर का, आफ्टर हिज विंटर स्लीप, जब विंटर चला जाता है, सोने के लिए चला गया है, तो ये नेचर का पहला अवेकनिंग ना चिन्ह है कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग आ रहा है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से आप समझ पाओगे कि प्रकृति को देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन बोहरे का आना, बोहर बोलते हैं ना उनको, तो उनका आना कहीं ना कहीं क्या दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि अब स्प्रिंग का सीजन आ रहा है। तो छूकर ही वो चीज़ों को समझ जाती थी। ओकेशनली, कभी कभी प्रसंगवश, इफ़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट, है ना, अगर मैं ओकेशनली की बात करती हूँ ना, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों को बहुत जेंटली एक छोटी सी ट्री पे रखती हूँ, एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ द बर्ड, और यहाँ पर जो बर्ड है ना, क्विवर, हैप्पी क्विवर ऑफ बर्ड इन फुल सॉन्ग, तो यहाँ पर जो शेक, जब वो बोलती है, चाहती है, तो थोड़ा बहुत शेकीनेस आता है, तो उसको वो महसूस कर पाती है। अब आप बोलोगे सर वो तो बहरी है ना, सुन नहीं पाती, तो कैसे आवाज़ को समझ पाती होगी, नहीं, जब चिड़िया चहचहाती है ना, तो छोटी सी ट्री पे वो क्या करती है, अपने हाथ को रखती है, तो उसकी जो चहचहाना है, जिस वाइब्रेशन के साथ वो चहचहा रही है, उस वाइब्रेशन के साथ ही उस बात को वो समझ जाती है कि चिड़िया चहचहा रही है, यानी बर्ड इन फुल सॉन्ग, यानी वो समझ जाती है कि चिड़िया जो चहचहा रही है बहुत खुशी में पूरा गाना गा रही है। तो फील द हैप्पी क्विवर ऑफ बर्ड इन फुल सॉन्ग, तो यही चीज़ है, आपको देख पाओगे कि कहीं ना कहीं जो हेलन केलर है
वो हमको बता रही है कि मैं अंधी हूँ, मैं बहरी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मुझ पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं हाथों से चीज़ों को छूकर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। तो यहाँ पर कितने सारे उदाहरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर भी इस लाइन में कोई भी डाउट्स हो या कोई भी समस्या हो तो आप लोग बेहिचक होकर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो यहां पर दिया है, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कभी कभी मेरा दिल जो है वो क्या करता है, रोता है। मेरा दिल जो है वो रोता है, आउट विथ लॉन्गिंग, चाहत से, लालसा से, टू सी ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ जो है उसको देखने के लिए। अब किसके लिए, विथ लॉन्गिंग ना, लालसा के साथ एक भाव आता है, एक चाहत होती है कि मैं भी इन सभी चीजों को देखूं। स्वाभाविक है कि वो भी चाहेंगी कि इन सब चीजों को देखें, क्यों ना। अब आंखों जैसा जो वरदान है सभी लोगों को नहीं मिल पाता, अब उनको मिला था, जिन लोगों को वो तो देख नहीं पा रहे। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम माई टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट ना। अब देखिए, इफ आई कैन गेट, यदि मेरे को क्या है, गेट सो मच प्लेजर, बहुत सारा प्लेजर अगर मेरे को मिलता है सिर्फ सोचने से, सिर्फ टच करने से ना, एक चीज को छूने से। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, यानी और कितनी सारी चीजें जो होंगी वो एक साधारण छूने देखने भर से मिल जाएंगी मेरे को। यानी अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल वो यही कह रही हैं कि जब मेरी आंखें बंद है तो आंखें बंद होने के बाद भी मैं चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पा रही हूँ, देख नहीं पा रही लेकिन समझ तो पा रही हूँ। लेकिन देखूंगी तो क्या होगा, मेरी को कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सब कुछ रिवील हो जाएगा ना। मच मोर ब्यूटी जो मेरे सामने प्रकट हो जाएगी, रिवील हो जाएगी सिर्फ देखने भर से, साइड से। सो रिवील टू मेक समथिंग नोन, यानी कोई भी चीज़ को पता लगाना, दैट वॉज सीक्रेट और अननोन बिफोर ना। कोई भी चीज़ जो अननोन है पहले उसी को पता लगा लेना, यही बात यहाँ पर की जा रही है। I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. अब वो कहती हैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही ना, जो सिर्फ 3 दिन के लिए क्या है, यदि उनको आंखें मिल जाएंगी है ना। If I were given the use of my eyes, आंखें देखने के लिए 3 दिन मिल जाए तो मैंने सोच के रख लिया है ना, कि मैं सोच चुकी हूँ कि मेरे को क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर हेलन केलर बता रही हैं, उनके अंदर एक उत्कंठा जो है देखने की वो उत्पन्न हो रही है। वो यही चाहती हैं कि किसी तरह से करके मैं क्या करूँ, चीज़ों को समझ लूँ, चीज़ों को देख लूँ, ऑब्जर्व कर लूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आंखें मुझे मिल जाएँ तो वैसे उनको आंखें मिली नहीं, लेकिन तब भी वो चाहती हैं कि 3 दिन के लिए उनको आंखें मिल जाएँ। I should divide the period into 3 parts। अब वो क्या कह रही हैं, जो समय का अंतराल है उसको वो क्या करेंगी, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ऑन द फर्स्ट डे, जब हम पहले दिन की बात करते हैं, I should want to see the people, मैं क्या करूंगी, मैं लोगों को देखना चाहूंगी। whose kindness and companionship have made my life worth living, ना मेरी जिंदगी को खास बनाया है ना, मेरी ज़िंदगी में कुछ आया है उन्हीं के कारण वर्थफुल बना है मेरी ज़िंदगी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, आई शुड डिवाइड द पीरियड, मैं चाहूँगी कि पीरियड डिवाइड किए जाएँ 3 पार्ट्स में, और मैं डिवाइड करूँगी। ऑन द फर्स्ट डे, वो पहले दिन क्या करेंगी, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल, मैं क्या चाहती हूँ, मैं लोगों को देखना चाहूँगी। हुज काइंडनेस, जिनका जो अच्छापन है, जो काइंडनेस है ना, काइंडनेस को आप दया कह सकते हो ना, कंपेनियनशिप को साहचर्य कह सकते हो। ठीक है, तो जो काइंडनेस है, जो कंपेनियनशिप है, उनके कारण क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी कीमती बन पाई ना, कुछ उसका आउटपुट निकल पाया, तो मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी। तो स्वाभाविक है वो यहाँ पर क्या कह रही हैं, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं कि उनको किससे मिलना है,
उनको मिलना है उनके मदर फादर से, है ना, उनकी उनके जो गुरु हैं जिन्होंने उनको सिखाया है, एनी, और भी बहुत से लोग हैं जिन जिन लोगों ने उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे हैं। तो पहला दिन तो वो यही चाहेंगे, उन्हीं लोगों को देखने में निकाल देंगे। सिर्फ 3 दिन में पहला दिन वो अपनों के पास बिताएंगे। I do not know what it is to see into the heart of friend through that window of the soul, the eye. अब देखिए यहां पर विंडो ऑफ द सोल, यहां पर क्या कहा जा रहा है? विंडो ऑफ द सोल कहा जा रहा है, यानी हमारी सोल की जो विंडो है, जो खिड़की है, वो क्या है? आई है। ठीक है, तो आई डू नॉट नो दैट व्हाट इज टू सी, क्या देखना है, इनटू द हार्ट ऑफ फ्रेंड। अब दिल, लोगों के दिल, दोस्तों के दिलों में मुझे क्या देखना है इस आंख के द्वारा, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आई है, ये विंडो है सोल की। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। क्योंकि अभी तक तो क्या हुआ आया है, मैं तो क्या देखती आई हूँ, अपनी फिंगर टिप से देखते आई हूँ, है ना। मैं बहुत पहले एक आर्टिकल मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसमें बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग सेंसेस के द्वारा भी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो वही चीज़ उनके साथ हो रही है कि आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स। मैं तो बस फिंगर टिप्स से छू कर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके छू के क्या कर लेती हैं, सारी जानकारी ले लेती हैं। तो क्या करती हैं वो, ये प्रोसेस होती है। सो द आउटलाइन ऑफ अ फेस, आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर। मैं क्या कर सकती हूँ, डिटेक्ट कर सकती हूँ लाफ्टर। आपने सुना होगा कि पड़ोसी देश ने डिटेक्ट कर लिया, उनके पास बॉम्ब आ गए। कैसे? ऐसे क्योंकि जासूस रखवाए थे। अब ये जो हैं, ये अपने सेंसेशन के द्वारा ना छू के सब कुछ समझ जाती हैं। सौरो है ना, बहुत सारे इमोशंस हैं अलग अलग तरीके के, उन सभी इमोशंस को बहुत ईजिली समझ पाती हैं। आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील्स ऑफ देयर फेसेस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे क्या कर सकती हैं, अपने दोस्तों के फेस को छूकर उनके जो इमोशंस है, उनकी इमोशंस को अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं, अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, और ओवरऑल क्या करेंगी, उनको डिटेक्ट कर पाएंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक लेडी होकर इतनी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई उनको, चीज़ों को छूने भर से ही वो चीज़ों को समझ पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वही चीज़ वो यहाँ पर बता रही हैं। How much easier, how much more satisfying it is for you who can see to grasp quickly. यहाँ ये कहा जा रहा है कि यह कितना सरल होता है और ये कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, संतुष्टिकर होता है। For you who can see to grasp quickly, जो क्या कर सकता है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रेस्प कर सकता है ना, महसूस कर सकता है। The essential qualities of another person by watching the सबटेलिटीज ऑफ एक्सप्रेशन। अब सबटेलिटी से क्या समझते हो आप? सबटेलिटी से देखिए, सबटेलिटी से आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सूक्ष्मता होती है, सटल सूक्ष्मता जो होती है एक्सप्रेशंस की, उनको। तो यहाँ पर ये वही कह रही है कि हाउ मच ईजियर, कितना सरल है, कितना ईजी है। मोर सेटिस्फाइंग इट इज, कितना सेटिस्फाइंग है फॉर यू, आपके लिए। हु कैन सी, वो क्या कर सकता, देख सकता है। टू ग्रैस्प क्विकली द असेंशियल क्वालिटीज, ना जो असेंशियल क्वालिटीज होती हैं किसी दूसरे व्यक्ति की, उसको इजीली क्या कर सकता है, ग्रैस्प कर सकता है। बाय वॉचिंग द सटैलिटीज ऑफ एक्सप्रेशंस, ना जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपने चेहरा देखा होगा तो कुछ लोगों के चेहरे को आप देखकर समझ जाते हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। द क्विवर ऑफ मसल्स, अब जैसे मसल्स है ये ना, तो आप तो मसल्स क्या करती हैं, शेक होती हैं ना। आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं, थोड़ा उसमें से एक तनाव आता है, क्विवर ऑफ अ मसल्स ना, उसको समझ पा रही हैं। द फ्लटर, हाथों का हिलना डुलना। बट डज इट एवर ऑकर टू यूज टू योर साइट टू सी इनटू द इनर नेचर ऑफ द फ्रेंड्स। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हो पाया है, टू यूज योर साइट, कि आपने कभी अपने साइट को यूज किया है टू सी इनटू द, ना कि किस तरह से आप देख रहे हो इनर नेचर, किसका, फ्रेंड का। देखिए आंखों के द्वारा आप शारीरिक संरचना देख सकते हो, लेकिन अंदरूनी संरचना भी जो है वो देखना अत्यंत आवश्यक है। डू नॉट मोस्ट ऑफ यू सीइंग पीपल ग्रैस्प कैजुअली द आउटवर्ड फीचर ऑफ अ फेस एंड लेट इट गो एट दैट।
आपने कभी कभी देखा होगा कि लेट इट गो एट ना, छोड़ देते हैं, लोगों को देखते हैं ऐसे ही, उनकी बाहरी अपीयरेंस को देखा और छोड़ दिया। ये समस्त ब्रह्मांड जो है बेसिकली कैसे चल रहा है? ये चल रहा है उस बेसिस पर जिस बेसिस भगवान ने बनाया। हमारे अंदर की संरचना अलग है, बाहर की संरचना अलग है। अंदर से आदमी कैसा है ये तो कोई देख ही नहीं पाता, वो तो अपने कर्म करने के कारण ही समझ पाता है। तो यही चीज है यहाँ पर बताई गई है और इसी चीज को हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लटर का मतलब होता है टू शेक स्लाइटली, तो वो यही कह रही है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ हमको चीज़ों को देखना होता है। तो आंखों के द्वारा हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आवश्यकता है इस बात की, जो चीज़ है उसको हम एज इट इज़ लें। अगर हम उसको एज इट इज़ नहीं लेंगे तो चीज़ों को हम समझ नहीं पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, कैन यू डिस्क्राइब एक्यूरेटली द फेसेस ऑफ 5 गुड फ्रेंड्स? अब वो यहां पर कह रही हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कैन यू डिस्क्राइब, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक्यूरेटली, बहुत अच्छे तरीके से, द फेसेस ऑफ 5 गुड फ्रेंड्स, जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके फेसेस को आप क्या कर सकते हो, आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। एज एन एक्सपेरिमेंट आई हैव क्वेश्चन हस्बैंड्स, मैंने क्या करा, क्वेश्चन किया। अब देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है, अगर आपने आंखों से किसी को देखा होगा अच्छे तरीके से तो उसको ऑब्जर्व भी आप अच्छे से कर पाओगे। जो बड़े बड़े चित्रकार होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही चीज़ों को बनाते हैं। अब आपने सोचा होगा कि इतनी खूबसूरत मोनालिसा की पेंटिंग विंसी जी ने बना दी, कैसे देखा ना, और देखकर ही उसको उतारा। तो कहीं ना कहीं जो उतारने की प्रक्रिया है उसमें आंखों का रोल है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक्यूरेटली हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि नहीं, वो बात आ रही है। एज एन एक्सपेरिमेंट आई हैव क्वेश्चन, है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तो उसके तौर पर मैंने क्या करा, क्वेश्चन किया हस्बैंड को अबाउट द कलर ऑफ देयर वाइफ्स आईज, जो उनकी वाइफ्स हैं उनकी आंखों के कलर के बारे में मैंने पूछा। एंड ऑफन दे एक्सप्रेस एम्बैरेस्ड कन्फ्यूजन, और कहीं ना कहीं वो लोग क्या है, एम्बैरेस्ड। अब एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है सर? देखिए, एम्बैरेस्ड फीलिंग अनकंफर्टेबल ना, जहां पर आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो और शाय फील करते हो बिकॉज ऑफ समथिंग सिली यू हैव डन, यानी कुछ बहुत ही सिली जो है, सिली सा काम जो है आपने किया हो, इसलिए आप शर्मा जाते हो। तो यहाँ पर वही है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्वेश्चन किया था हस्बैंड लोगों से कलर के लिए कि उनकी आंखों का, उनकी वाइफ की आंखों का कलर क्या है। एंड ऑफन दे एक्सप्रेस एम्बैरेस्ड कंफ्यूजन, और कहीं ना कहीं शर्माते हुए एक कंफ्यूजन दिखा रहे हैं। एंड एडमिट दैट दे डू नॉट नो, और उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सोचिए, अब आप खुद विश्वास करने का प्रयास करिए कि एक और जो है वो है हेलन केलर, है ना, जो कि है अंधी, और अंधी होने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को समझ पा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो हस्बैंड लोगों से उसने जब ये क्वेश्चन किया इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो लोग अपनी आंखों का कैसा प्रयोग करते हैं, कितनी गति के द्वारा उसको उपयोग किया जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर देखने को मिलती है कि उन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमने रीड किया, अब हम थिंक करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है। साफ है कि बस देख ही तो रहे हैं, काम ही तो चलाना है, बारीकियां कहाँ हैं। यहाँ पर हेलन केलर बारीकियों की बात कर रही है ना, जो बारीकियां होती हैं उन बारीकियों को समझाने की बात कर रही है कि क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। ओह, द थिंग्स दैट आई शुड सी इफ आई हैड द पावर ऑफ साइट, ऐसी कुछ चीजें होती, थिंग्स दैट आई शुड सी इफ आई हैड द पावर, अगर मेरे पास पावर होता, शक्ति होती देखने की ना, तो मैं क्या कर सकती थी। तो ऑल द थिंग्स दैट आई शुड सी इफ आई हैड द पावर ऑफ साइट फॉर जस्ट थिंग्स, तो मैं ऐसी चीज़ों को देखती। काश मेरे पास भगवान 3 दिन दे देते, सिर्फ 3 डेज मेरे को देते चीज़ों को देखने के लिए, तो मैं यही कार्य करती। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को बताया है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रही हैं वो, कि काश 3 दिन मिल गए होते तो मैं इस तरह का बुद्धूपना ना करती जैसे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरी दोस्त कर रही है। जिंदगी में आंखें दी हैं तो आंखों का ऐसा उपयोग किया जाए जिसके चलते हम चीज़ों को समझ सकें, देख सकें। तो वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। 11,
अब यहाँ पर हेलन केलर क्या करने वाली हैं? हेलन केलर यहाँ पे अब अलग अलग दिन बताएंगी कि पहले दिन में क्या करती, दूसरे दिन में क्या करती, तीसरे दिन में क्या करती। तो वही चीज़ें हैं, अलग अलग डेज के बारे में हम देखेंगे। द फर्स्ट डे वुड बी अ बिजी वन। जो पहला दिन होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, व्यस्त होगा, बहुत बिजी होगा। अब स्वाभाविक है, जब पहली पहली बार आंखें मिली हैं तो पहली बार आंखें मिलने से तो यही होगा ना कि व्यस्तता आ जाएगी ना, व्यस्त हो जाएंगी वो। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड। इसमें क्या करूंगी, जितने भी दोस्त हैं उन सबको बुलाऊंगी। उसने पहले ही कहा था कि जितनी भी दया है ना, मेरे सहचर हैं, उन लोगों को बुलाऊंगी। एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेसेस। और क्या करूंगी, उनके फेसेस को लंबे समय तक देखती रहूंगी। अगर आपके पास आंखें ना हो, जैसे सूरदास थे, सूरदास के पास भगवान कृष्णा है, उन्होंने कहा कि हे सूरदास, मैं तुमको आंखें देता हूँ। तो सूरदास ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सूरदास को बोला प्रभु मुझे आंखें नहीं चाहिए। मैंने तो बोलते क्यों, क्योंकि मैंने तो आपको देख लिया, क्योंकि भगवान का प्रकट होकर आ ही गए तो आंखें तो स्वाभाविक ही उनको मिल गई थी। तो बात यह है कि एक बार जब ऐसी चीज देख ली तो फिर देखने का कुछ बात ही नहीं ना, पूरे संसार को चलाने वाला दिख गया, तो अब बचा ही क्या है दुनिया में देखने के लिए, अब तो मेरी आंखें ही नहीं चाहिए। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। एक सलाह की है कि आंखों का रोल कितना है, तो उन्होंने आंखों से एक जो महत्वपूर्ण चीज थी वो देख ली। तो वही चीज है कि मैं क्या करूंगा, मैं बस 3 दिन बाद आंखें चली जाएंगी, 3 दिन के लिए तो मिल रही है, और अगर मिलती हैं तो मैं क्या करूंगी, इम्प्रिंट कर लूंगी ना, जो मेरे दोस्त हैं उनके चेहरों को छाप लूंगी अपने माइंड में। मेरा जो माइंड है ना उसमें उसको छाप लूंगी, एकदम जमा के रख लूंगी, फिर कभी नहीं भूलने वाली। हाँ, इसका नाम है रिंकी, इसका नाम है पिंकी, ठीक है। तो द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी दैट इज विद इन देम, और साथ में imprinting upon my mind the outward evidence of the beauty that is within them। जो उनके अंदर जो बाहर ही एविडेंस है खूबसूरती का, है ना, उसको भी मैं क्या करूंगी, उसको मैं इम्प्रिंट कर लूंगी। आई शुड लेट माई आई रेस्ट। मैं क्या करूंगी, आई शुड लेट माई आईज रेस्ट। मैं क्या करना चाहूंगी कि मैं अपने आंखों को रेस्ट दूंगी। टू ऑन द फेस ऑफ अ बेबी। अब यहां पर आप बोलोगे दोस्तों के बाद ये बेबी पे कहां आ गई, बेबी में ऐसा क्या घास है। बेबी एक यहां पर सिंबोलिज्म के तौर पर आप ले सकते हो। सारे संसार का जब निर्माण होता है तो शिशु अवस्था जो होती है ये इस बात का घोतक है कहीं ना कहीं कि संसार प्रारंभ हुआ है, संसार प्रारंभ हो गया है। और यहां पर आई कुड कैच अ विजन ऑफ द ईगर। और मैं क्या कर सकती हूं, अपने ईगर ना, जो ईगरनेस है ना, आई देखिए, आई कुड कैच अ विजन ऑफ द ईगर इनोसेंट ब्यूटी विच प्रिसीड्स द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विच लाइफ डेवलप्स। लाइक क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी की जो बेबी में झलक सकती हैं, और उनको मैं देख सकती हूँ, है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट से परे है, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उससे अलग है ना, जो इनोसेंट बेबी है जो उससे प्रिसीड हो रही है। प्रिसीड्स का मतलब ना आगे जाना, पीछे चले जाना ना, प्रिसीड्स द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस, जो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का जो कॉन्शियसनेस है उसको क्या कर रही है, पीछे धकेल रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर उनके व्यू पॉइंट्स को बताया जा रहा है कि कैसे वो चीज़ों को मैनेज करती हैं, चीज़ों को देखती हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया है आई शुड लाइक टू सी द बुक्स विच हैव बीन रीड टू मी एंड विच हैव रिवील्ड टू मी द डीपेस्ट चैनल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। एक तो बेबी वाली बात हो गई। आई शुड लाइक टू सी, मैं क्या देखना चाहूँ, आई लाइक टू सी द बुक्स, बुक्स को देखना चाहूँ, विच हैव बीन रीड टू मी, ना, जो मेरे लिए पढ़ी गई थी। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हेलन केलर जो ना उस समय चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, सेंसेशन करके देख पाती थी, समझ पाती थी, तो उनके लिए जो पढ़ी गई, है ना, और विच हैव रिवील्ड टू मी द डीपेस्ट चैनल्स, और कहीं ना कहीं जिन्होंने क्या करा, मेरे जीवन की गहराइयों को बहुत ज़्यादा केरा, रिवील किया। आई शुड लाइक टू लुक इन टू द लॉयल ट्रस्टिंग आईज ऑफ माई डॉग्स, और मैं अपने कुत्तों की आंखों में देखना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, फेथफुल थे, लाइक लिटिल स्कॉटी एंड स्टालवर्ट ग्रेट डेन, जो साहसी स्टालवर्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि वो किताबों को देखने की इच्छा प्रकट कर रही हैं, पहले दिन कुत्तों को देखने की इच्छा प्रकट कर रही हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है और यही कारण सबसे बड़ा महत्व रहा है यहाँ पर इस बात को लेकर। अगर हम एक बात और देखें तो यहाँ पर ये है कि कुत्ते जो होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका समय जो है कहीं ना कहीं उनके साथ कटता रहा होगा। चलिए 12th वाला पार्ट देखते हैं। इन आफ्टरनून आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक, और दोपहर के समय आफ्टरनून मैं क्या करना चाहूँगी, एक लॉन्ग वॉक लूँगी इन द वुड्स, है ना, जो वुड्स हैं वहाँ पर, एंड इंटॉक्सिकेट माई आईज ऑन द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर, है ना, वर्ल्ड ऑफ नेचर, दुनिया, प्रकृति की दुनिया में क्या करूँगी, अपनी आँखों को इंटॉक्सिकेट कर लूँगी उसकी खूबसूरती को देखने के लिए। एंड आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, और मैं क्या करना चाहूँगी, प्रे करना चाहूँगी, किसके लिए, ग्लोरी के लिए, किसके, कलरफुल सनसेट की ग्लोरी के लिए मैं प्रे करना चाहूँगी। दैट नाइट आई थिंक आई शुड नॉट बी एबल टू स्लीप, और हो सकता है उस रात में सो ना पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर बहुत गहरी गहरी बातें जो हैं वो कही गई हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही है कि वो आफ्टरनून पर आई, पूरा दिन में सुबह के समय तो वो इतना काम करेंगी, कुत्तों को देखेंगी, उनको संभालेंगी, उनको समझेंगी। आफ्टरनून में वो लॉन्ग वॉक में जाएंगी, कहाँ पे, वुड्स में। वुड्स जो एक इलाका होता है जहाँ पे जंगल जंगल होता है, और इंटॉक्सिकेट, अब इंटॉक्सिकेट मतलब एल्कोहलिक ड्रग के लिए यूज होता है, लेकिन कॉज टू लूज सम कंट्रोल ऑफ देयर फैकल्टीज और बिहेवियर, उनका बिहेवियर है जो फैकल्टीज को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि वो इंटॉक्सिकेट करेंगे अपनी आंखों को ऑन द ब्यूटीज, किस पे, खूबसूरती पे, जो दुनिया की बनाई गई प्रकृति की दुनिया है उस पे। एंड आई शुड प्रे, और वो क्या करेंगी, प्रे करेंगी फॉर ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट। अब देखिए जो खूबसूरती है सनसेट की, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों प्रे करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सनसेट हो रहा है, जो सनसेट होगा वो क्या करेगा, उनको इम्पैक्ट डालता है। सनसेट को आपने देखा, लोग कहते हैं नेगेटिव तौर पे कि यार हमको फोटो नहीं खींचनी चाहिए सनसेट के समय आकर, सूरज डूब रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है सूरज का उगना जिंदगी की उदय है और सूरज का डूबना जिंदगी का डूबने के समान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हेलन केलर है, उनका जो सोचने का दायरा है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है, और वो बहुत अलग तरीके से चीज़ों को समझ रही हैं। तो वो प्रे कर रही हैं ग्लोरी के लिए, किसके, कलरफुल सनसेट के ना, कलरफुल सनसेट जो रंग बिरंगा। अब आप बोलोगे रंग बिरंगा कैसे हो गया, इसलिए जैसे किरणें होती हैं जो बटती हैं वो बहुत अलग अलग रंगों की होती हैं। हो सकता है रात को वो सो ना पाए, और यही बात यहाँ पर अच्छी तरीके से कही गई है। 13, the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle, है ना, और अगले दिन की बात है जब मैं वापस सुबह उठूंगी डॉन में, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, और वो जो मजेदार चमत्कार जो है, जो मेरे को रोम रोम को टच कर जाता है, उस चमत्कार को देखूंगी जिसके द्वारा रात जो है वो बदल जाती है दिन में। अब देखिए हम लोग तो इन चीज़ों को इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेलन केलर है वो इन चीज़ों को नोटिस कर रही हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उनके पास आंखें नहीं है, तो उनका मानना ये है कि रात और दिन जो है, ये दोनों चीज़ जो है कहीं ना कहीं चमत्कार है। ऐसा चमत्कार है, तब बड़ा चमत्कार है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। तो आई शुड बी होल्ड विद ओ द मैग्निफिसेंट मनोरमा ऑफ लाइट विथ विच द सन अवेकन्स स्लीपिंग अर्थ, और मैं क्या होगा, देखना चाहूंगी उस भव्य पैनोरमा को, है ना, भव्य पैनोरमा ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे पैनोरमा क्या होता है सर? पैनोरमा अ व्यू और अ वाइड एरिया ऑफ अ लैंड, है ना, तो जो भव्य पैनोरमा जो है, एरिया है, वाइड एरिया है, उसको देखना चाहेंगे। विथ विच द सन अवेकन्स, जिसके द्वारा सूर्य जो होता है वो उगता है। द स्लीपिंग अर्थ, और कैसे उगाता है वो, स्लीपिंग अर्थ को उगाता है, अपने किरणों से उगाता है। तो उस पैनोरमा को देखना चाहेंगे, उस वाइड व्यू को देखना चाहेंगे। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैं क्या करना चाहूंगी, दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हैस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दी में कहा गया, किया हुआ या तीव्र गतिक, है ना। तो आई शुड डिवोट अ डे, वो डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड ना, और इस दिन मैं अपने पूरे दिन जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए एक दिन इतना जल्दी जल्दी में बिताऊंगी। पास्ट एंड प्रेजेंट ना, ग्लिम्स, अब जो दुनिया है, जो पास्ट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी होगी, इन सब चीज़ों को लेकर चिंतन करूंगी, देखूंगी, उसकी झलक लूंगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ द मैन्स प्रोग्रेस।
अब देखिए पेजेंट आपने सुना होगा ना, ब्यूटी पेजेंट, तो यही बात है, तमाशा भी कहते हैं इसको कहीं ना कहीं, कि टाइप ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है ना। तो आ टाइप ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एट विच पीपल ड्रेस इन क्लोथ्स फ्रॉम पास्ट टाइम्स एंड गिव आउटडोर परफॉर्मेंस ऑफ द सीन्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो यहाँ पर यही है कि जल्दी में कहा गया है कि तीव्र गति में मैं क्या करूँगी, देखना चाहूँगी झलक दुनिया की, पास्ट की, प्रेजेंट की झलक देखना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट, है ना, मैं यहाँ पे तमाशा देखना चाहूँगी आदमी की प्रगति का। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और मैं क्या करूँगी, म्यूजियम जाऊँगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि अब वो म्यूजियम जाना चाहती है। म्यूजियम क्यों जाना चाहती हैं? म्यूजियम जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही होगा कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को वो देख पाएंगी। तो यहाँ पर हमने बहुत इजीली चीज़ों को समझा। There I would see the condensed history of the earth, animal and races of man in their native environment. Huge carcasses of dinosaurs and mastodons which roamed on the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. अब वो यहाँ पर क्या कह रही हैं, है ना, एक तरीके से वो एक इतिहास को देखेंगे, वहाँ पे कंडेंस इतिहास को देखेंगे, सीमित इतिहास को देख लेंगे, धरती के एनिमल्स का और रेसिस का, आदमी के, इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट, जो उनका खुद का इन्वायरमेंट है, नेटिव इन्वायरमेंट है, वहाँ पर उन चीज़ों को देख पाएंगे। ह्यूज कारकेसेस ऑफ डायनासोर्स, जो बड़े बड़े डायनासोर्स के ढांचे रखे हैं उनको वो देखेंगे, डेड बॉडी जो है उनको देखेंगी। एंड मास्टोडॉन्स, अब बोलोगे सर ये मास्टोडॉन्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, बड़े बड़े मैमथ को मास्टोडॉन्स कहा जाता है। तो म्यूजियम में जाते ही वो इन चीज़ों को देख पाएंगी। विच रोम्ड द अर्थ, जो लोग घूमे हैं धरती पे, बिफोर मैन अपीयर्ड, आदमी के आने के पहले, विद हिज टाइनी स्टाचर एंड पावरफुल ब्रेन, और जहाँ पर जो आदमी है उसके पास क्या है, बहुत पावरफुल ब्रेन था ना, जो इसने क्या करा, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड विद हिज टाइनी स्टाचर एंड पावरफुल ब्रेन ऑफ कॉन्कर द एनिमल किंगडम, कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया को जीत लिया। और उसके बाद आने के बाद तो पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उनकी जो एक झलक है, साधारण झलकों को हम यहाँ पर देख पाएंगे। म्यूजियम में जो बना के रख दिया गया है, सजो कर रखा गया है, उसको वो यहाँ पर देखेंगी, समझेंगी और बताएंगी। 14th देखिए, माई नेक्स्ट स्टॉप वुड बी द म्यूजियम ऑफ आर्ट, और वो म्यूजियम ऑफ आर्ट में जाएंगी। आई नो वेल थ्रू माई हैंड्स द स्कल्पचर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एंशिएंट नाइल लैंड हैव हेल्प्ड, आई हैव फेल्ट कॉपीज ऑफ पार्थेनियन फ्रीजेस एंड आई हैव सेंस्ड द रिदमिक ब्यूटी ऑफ चार्जिंग एथेनियन वॉरियर्स। ना अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गॉडेसेस एंड गॉडेस ना, गॉडेसेस, अब देखिए गॉड्स गॉडेसेस, भगवान और फीमेल भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरा जो अगला स्टॉप होगा, जो अगली जगह होगी, वो होगी म्यूजियम ऑफ आर्ट। वो म्यूजियम ऑफ आर्ट जाएंगे। आई नो, मैं जानती हूँ, वेल थ्रू माई हैंड्स, कि जो मेरे हाथ हैं, है ना, थ्रू माई हैंड्स द स्कल्पचर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ एंशिएंट नाइल ना, और उन्होंने छू कर देखा होगा कि एंशिएंट नाइल में जो रहने वाले भगवान हैं वो कैसे थे। आई हैव फेल्ट कॉपीज, मैंने बहुत सी कॉपीज को देखा है, फेल्ट किया है, किनकी, पार्थेनियन फ्रीजेस की। अब आप बोलोगे सर ये पार्थेनियन फ्रीजेस क्या होता है? देखिए, पार्थेनियन फ्रीजेस मीन टू कन्वे अ पैंथेनिक प्रोसेशन, द विक्ट्री ऑफ द एथेनियंस एट माराथन, द पावर ऑफ एथेंस एज अ सिटी स्टेट एंड द पिटी ऑफ इट्स सिटीजन। द पार्थेनियन इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। असल में ये इसका मतलब होता है, ये बताना चाह रहा है कि एक प्रोसेशन है ना, या किसी जीत थी, किस चीज़ की जीत थी, एथेनियंस जो हैं हमारे, उन लोगों की जीत की बात हो रही है जो मैराथन में जीत गए थे। तो ओवरऑल उसी चीज़ के बारे में बात है जो भगवानों से जुड़ा हुआ है उस समय की, तो उनके बारे में वो वहाँ पर देखेंगी, समझेंगी। एंड आई हैव सेंस्ड द रिदमिक ब्यूटी ऑफ चार्जिंग एथेनियन वॉरियर्स, और यहीं के यहीं मैंने क्या देखा, एक चीज़ और ऑब्जर्व की। आई हैव सेंस्ड, मैंने सेंस किया है, मैंने ये सेंस किया है, द रिदमिक ब्यूटी, जो एक रिदम के साथ जो खूबसूरती होती है एथेनियन वॉरियर्स की, उसको भी। अब रिदम मतलब जो बार बार घटित होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप जिसकी चेन बन जाती है, तो रिदमिक ब्यूटी को भी क्या है, समझा है, सेंस किया है ना, किसके, चार्जिंग एथेनियन वॉरियर्स का।
तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेंस करना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं एथेनियन गॉड और गॉडेसेस को आंखों के द्वारा भी उनके द्वारा जो कर्तव्य निर्वाह किए गए उन कर्तव्यों को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The gnarled features of Homer are dear to me, for he too knew blindness. वो भी ब्लाइंडनेस को जानता है कहीं ना कहीं, और वो भी ऐठे हुए होमर को देखना चाहेंगी, है ना। अब नार्ड रफ, gnarled का मतलब ये होता है रफ और हैविंग ग्रोन इनटू स्ट्रेंज शेप, है ना, ऐठा हुआ। तो उनके जो फीचर्स है, ऐठे हुए फीचर्स को देखना चाहेंगी होमर के, वो भी मेरे लिए बहुत प्यारे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ब्लाइंडनेस को जानता होगा, जानता था, उसको पता था ब्लाइंडनेस का रोल क्या है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो कुछ एंशिएंट लोगों की बात कर रही हैं, उनको समझने का प्रयास कर रही हैं, और म्यूजियम जाके उन लोगों को ही समझने का प्रयास करेंगी, उनको देखेंगी। सो 15th, सो ऑन दिस माई सेकेंड डे, अब जो दूसरा दिन है, पहला दिन हमने अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया कि पहले दिन उन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या करना चाहेंगी, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे 15th वाला। So on this my second day I should try to probe into the soul of man through his art। अब probe का मतलब क्या है? झांकना, देखना, है ना, जांच करना, जांच करने वाली बात probe। तो I should try to probe into the soul, मैं क्या करना चाहूंगी? probe करना चाहूंगी soul में, आदमी के, through his art, उनकी जो कला है उसके द्वारा। The things I knew through the touch I should now see, जिन चीज़ों को मैं देखा करती थी, है ना, अब उसको मैं क्या करूँगी? देखूंगी, ना, उसको छूकर देखा करती थी, समझा करती थी, अब मैं देखा करूँगी। More splendid still, जो कि अभी तक क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? अत्युत्तम है ना। The whole magnificent world of painting would be open to me, जो पूरा भव्य दुनिया है किसकी? पेंटिंग की, वो क्या होगी? मेरे सामने क्या हो जाएगी? ओपनड हो जाएगी, यानी खुल जाएगी। I should be able to get only a superficial impression, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा superficial impression। अब superficial impression क्या होता है? सतही छाप। आर्टिस्ट टेल में, जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार होते हैं, उन लोगों ने बताया है that for a deep and true appreciation of art one must educate the eye। ना, अगर आप चाहते हो कि आप कला को अप्रिशिएट करना चाहते हो, सराहना करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आई को एजुकेट करना होगा। One must learn through experience of weigh the merits of lines, of composition, of forms and color। नापना आना चाहिए। यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक को ये चीज़ सीखनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चीज़ों को नापना सीखना चाहिए कि क्या है, एक रेखा पे रख के चीज़ों को मेरिट्स क्या हैं ना, कंपोजिशन की, फॉर्म की, कलर की। इफ आई हैड आईज, अगर मेरे पास आंखें होती, हाउ हैप्पीली वुड आई एम्बार्क ऑन द फैसिनेटिंग स्टडी ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर एक नई शुरुआत कर पाती ना, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है ना। 16 द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे। अब देखिए दूसरे दिन की इवनिंग में आ रही हैं वो, पहले दिन का इवनिंग ऊपर का पार्ट हमने देखा, मॉर्निंग का, अब हम इवनिंग पे आ रहे हैं। आई शुड स्पेंड, मैं क्या करूँगी? गुजारना चाहूँगी एट द थिएटर और एट सिनेमा, मैं ना सिनेमा जाऊँगी और सिनेमा में क्या करूँगी? समय बिताऊँगी। हाउ आई शुड लाइक टू सी द फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हैमिल्ट। अब एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? फैसिनेटिंग फिगर ना, जो फैसिनेट करना और अट्रैक्टिव करना, झुकाव करना, तो जो एक फिगर है हैमलेट का, उसको वो देखना चाहेंगी, है ना। ये हैमलेट एक लिखा हुआ है, एक वर्क है, प्ले है, जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, तो वही है, वो उसी का जो नाटक है वो थिएटर में जाकर देखना चाहेंगी। और द गस्टी फॉलस्टॉफ एमिड कलरफुल एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स, और जो एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स हैं, क्लोथ्स हैं, पोजीशन है ना, उनमें वो क्या करना चाहेंगे? जो गस्टी फॉलस्टॉफ है ना, उसको देखेंगे। अब ये एक कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर की बात करें कि उसी कैरेक्टर को वो देखना चाहेंगी एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स में। अब एलिजाबेथन से आप क्या समझते हो? ये इंग्लिश लिटरेचर में एक युग था ना, तो उस युग को एलिजाबेथन कहा जाता है। तो उस तरह के जो क्लोथ्स हैं, उन चीज़ों में उनको देखना चाहेंगी। आई कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ रिदमिक मूवमेंट,
है ना, एक्सेप्ट इन अ स्फीयर रेस्ट्रिक्टेड टू द टच ऑफ माई हैंड्स। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं अपने हाथों की स्पर्श तक सीमित क्षेत्र को छोड़कर लयबद्ध गति की सुंदरता का आनंद नहीं ले सकती, है ना, नहीं ले सकती आएगा यहाँ। तो कहीं ना कहीं थिएटर का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है, बताया गया है। वो जाएंगी एलिजाबेथन कॉस्ट्यूम्स में चीज़ों को देखना चाहेंगी, जो बड़े बड़े रोल निभाने वाले हैं, उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर में, उसको वो देखेंगी, है ना। हैमिल्ट को देखना चाहेंगी, जो बहुत फेमस फिगर है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या देखा, उनकी इवनिंग का सीन देखा। आई कैन विजन ओनली डिमली द ग्रेस ऑफ पेवोलोवा ऑल्दो, और मैं क्या करना चाहूंगी, आई कैन विजन, मैं तो बस देख ही सकती हूँ, सोच ही सकती हूँ, विजन कर सकती हूँ। ओनली डिमली द ग्रेस, जो ग्रेस है, जो भव्यता है ना, अच्छाई है पेवोलोवा की। आई नो समथिंग ऑफ द डिलाइट ऑफ द रिदम, मैं जानती हूँ कि रिदम में क्या आनंद आता है। फॉर ऑफन आई कैन सेंस द बीट ऑफ म्यूजिक, तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, जो बीट है म्यूजिक का उसको सेंस करती हूँ। एट इट्स वाइब्रेट्स थ्रू द फ्लोर, जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है फ्लोर तक। I can well imagine that condensed motion must be one of the most pleasing sights in the world. अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि I can, मैं बहुत अच्छे तरीके से imagine कर सकती हूँ that कि जो condensed motion है ना, must be one of the most pleasing, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा साइट होना चाहिए, कहाँ, दुनिया में। ठीक है, तो मोशन के रिगार्डिंग उन्होंने बोला, म्यूजिक के रिगार्डिंग, पेवलोवा डिश के रिगार्डिंग। आई हैव बीन एबल टू गैदर समथिंग, है ना, मैंने बहुत सी चीज़ें गैदर की। आई हैव बीन एबल टू गैदर, मैं कर पाई हूँ क्या, गैदर, बहुत सारी चीज़ों को। ऑफ दिस बाय ट्रेसिंग विद द फिंगर्स, अपने फिंगर्स के द्वारा ये चीज़ों को गैदर कर पाई हूँ। द लाइन्स इन स्कल्पचर्ड मार्बल, है ना, अब जैसे जो स्कल्पचर्ड मार्बल होते हैं उन पर भी वो क्या करती थी, हाथ फहरा करती थी, तो उससे भी क्या होता था, उनको जानकारी प्राप्त होती थी। इफ़ द स्टैटिक ग्रेस कैन बी सो लवली, अगर स्टैटिक मतलब जो कच्ची बात जो है, स्टैटिक ग्रेस है, छूकर ही इतना कुछ मैं पता लगा पा रही हूँ, तो हाउ मच मोर एक्यूट मस्ट बी द थ्रिल ऑफ सीइंग ग्रेस इन द एक्शन। तो वही ग्रेस जो है मार्बल का जो स्कल्पचर को छूकर मैं पा रही हूँ, है ना। लाइंस जो है इन स्कल्पचर मार्बल की, उनको मैं क्या कर रही हूँ ना, ट्रेस कर रही हूँ, और उसका स्टैटिक ग्रेस जो है वो बहुत प्यारा है, वो समझ में आ रहा है। और अगर आंखें आ जाएंगी तो मैं हाउ मच मोर एक्यूट मस्ट बी, कितना ज़्यादा वो पहना होगा, कितना सही होगा मेरे लिए, कितना थ्रिलिंग होगा, खुशी देने वाला होगा। ऑफ सीइंग, जब मैं उसको देखूंगी ना, उस एक्शन को देख पाऊंगी, ग्रेस ऑफ एक्शन को समझ पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं करते वक्त तो देख के नहीं कर पा रही, लेकिन करते हुए करेंगे, देखते हुए उस चीज़ को करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग भाव आएगा। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, और सुबह वापस से जो आने वाला दिन है मैं वापस से क्या करूंगी, ग्रीट करूंगी। ग्रीट का मतलब क्या होता है, उस चीज को जो सुबह है उसको मैं आनंदित होने के कारण उसको एक ग्रीटिंग्स दूंगी, कैसे हो, हेलो, है ना, तो इस तरह का ग्रीटिंग करेंगी, वो ग्रीट करेंगी कि तुम आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। Anxious to do over new delights, new revelation of beauty, है ना। I should again greet the dawn, anxious to do over new delights, new revelations of beauty। अब यहाँ पे revelations का मतलब क्या है, something that is made known, जो कि बता है, अभी भी हमको पता चला है। Today this is third day, अब ये जो थर्ड दिन की बात हो रही है, यहाँ पे तीसरे दिन की बात हो रही है। I shall spend in the work, मैं क्या करूँगी, अपना जो समय है उसको लगाऊंगी काम में। Amid the haunts of man going about the business of life, the city becomes my destination। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभी लोग क्या है ना, जो आदमी वो लोग अपने काम करने के लिए जाएंगे, उसके बीच में वो क्या करेंगे, वो भी काम करेंगे, है ना, वो भी अपना समय बिताएंगे कहीं ना कहीं दुनिया के लिए। वो क्या करेंगे, द सिटी बिकम्स माय, सिटी जो होगी उनके लिए क्या बनेगी, डेस्टिनेशन बन जाएगी। डेस्टिनेशन मतलब वो जगह वेयर समबडी समथिंग इज गोइंग, जहाँ पे कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डेस्टिनेशन टारगेट बन जाएगा वो। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, एक बिजी कॉर्नर पे खड़ी हो जाऊंगी। मेरली लुकिंग एट पीपल, लोगों पर देखूंगी। ट्राइंग टू साइट ऑफ देम, और उनको क्या करूंगी, देखूंगी। टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डे लाइफ, जो उनकी डे लाइफ में हो रहा है उसको समझने का प्रयास करूंगी। आई सी स्माइल्स, मैं लोगों की मुस्कुराहटों को देखूंगी। एंड आई एम हैप्पी, और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, और वो जो सीरियस डिटर्मिनेशन है उसको मैं देखूंगी। एंड आई एम प्राउड, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ। आई एम सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, मैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ।
19 आई स्ट्रोल डाउन फिफ्थ एवेन्यू, मैं क्या करूंगी, घूमूंगी, स्ट्रोल करूंगी फिफ्थ एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है, किसी जगह जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं आजू बाजू। आई थ्रो माई आईज आउट ऑफ अ फोकस, और मैं क्या करूंगी, अपने आंखों पे फोकस के द्वारा देखूंगी। दैट आई सी नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट ओनली अ सीथिंग कैलेडोस्कोप ऑफ कलर, जो कलरों का झुरमुट है उसको देखूंगी, है ना, बहुत एंग्रीली, ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बट ओनली सीथिंग कैलेडोस्कोप ऑफ कलर, जो एक बड़ा गुस्सेल कैलेडोस्कोप है कलर का, उसको देखूंगी, है ना। आई सी नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बस उसी चीज को देखने का प्रयास करूंगी। आई एम सर्टेन दैट द कलर ऑफ वुमेन्स ड्रेस मूविंग इन अ थ्रॉन्ग, और मैं निश्चित हूं इस बात को लेकर, सर्टेन हूं दैट द कलर, जो कलर है, जो रंग है औरतों की ड्रेस का, वो मूव कर रहा है झुंड में। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, क्राउड में। बी अ गॉर्जियस स्पेक्टिकल, वो कहीं ना कहीं देखने में बहुत ही गॉर्जियस होगा। ऑफ विच आई कुड नेवर टायर, जिसको देखकर मैं कभी टायर नहीं हूँ। बट परहैप्स इट आई हैड अ साइट, बस शायद ये मेरा साइट है। आई शुड बी लाइक मोस्ट अदर वुमेन टू इंटरेस्टेड इन स्टाइल्स, ना, मैं भी उन्हीं वुमेन्स की तरह क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हूँ। तो आई शुड बी लाइक, मैं भी होना चाहूँगी बहुत ज़्यादा, मोस्ट अदर वुमेन टू इंटरेस्टेड इन स्टाइल्स, जो दूसरी वुमेन्स भी जो हों इंटरेस्टेड हों स्टाइल्स में। टू गिव मच अटेंशन टू द स्प्लेंडर ऑफ कलर इन द मास, कि वो भी ध्यान दें कि मास में कैसा कलर जगमगा रहा है, कैसा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको एक जानकारी प्राप्त हुई। फ्रॉम फिफ्थ एवेन्यू आई मेक अ टूर ऑफ द सिटी, अब टूर करेंगी वो सिटी का। टू द स्लम्स, जो स्लम का जो एरिया है वहां पर टूर करेंगी, फैक्ट्रीज में। टू पार्क द चिल्ड्रन प्ले, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। आई टेक अ स्टे एट होम, और मैं क्या करूंगी, घर पे रुक जाऊंगी। ट्रिप अब्रॉड बाय विजिटिंग द फॉरेन क्वार्टर्स। ऑलवेज माई आईज आर ओपन, और जो मेरी ही आंखें वो खुली रहेंगी। वाइड टू ऑल द साइड्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी, सो दैट आई मे प्रोब डीप एंड एड टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल वर्क एंड लिव। तो मैं क्या करूंगी, ऑलवेज माई आईज आर ओपन, हमेशा मेरी आंखें खुली रहेंगी। वाइड, बहुत बड़ी बड़ी, एकदम अलग अलग जगहों में। टू ऑल द साइड्स, हर जगह देखने के लिए। ऑफ बोथ हैप्पीनेस, जो पूरी खुशियां हैं और जो दुख हैं उसके लिए। सो दैट आई मे प्रोब, और उसके कारण मैं क्या कर सकूं, गहराई से ना प्रोब कर सकूं, प्रोब तो जांच कर सकूं, डीप, गहराई से। एंड ऐड टू माई अंडरस्टैंडिंग, और जो अपनी समझ है उसमें जोड़ सकूं। ऑफ हाउ पीपल वर्क एंड लिव, यानी पीपल कैसे काम करते हैं और कैसे रहते हैं। तो यहां पर दिया है, माई थर्ड डे ऑफ साइट इज ड्रॉइंग टू एन एंड। अब समय आ चुका है मेरी आंखों की जो छिनने का है ना, ड्राइंग टू एन एंड, यानी अब समय है कि अब आंखें जो हैं वो तीसरे दिन तक ही मिलनी थी, 3 दिन के लिए ही बात थी। परहैप्स देयर आर मैनी सीरियस परस्यूट्स, बहुत सारे काम होंगे, परस्यूट्स का मतलब होता है काम। टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर्स, इनके लिए मैं क्या करूँगी, डिवोट करूँगी कुछ आवर्स। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, अफ्रेड हूँ। अफ्रेड हूँ मतलब डरी हुई हूँ। दैट वन ऑन द इवनिंग ऑफ दैट लास्ट डे आई शुड अगेन रन, कहीं ना कहीं रात के समय वापस से मैं ना भाग जाऊँ टू द थिएटर, थिएटर को ना चली जाऊँ। टू अ हिलेरियसली फनी प्ले, है जो वहाँ पे एक फनी प्ले चल रहा है उसको देखने के लिए। सो दैट आई माइट अप्रिशिएट द ओवरटोन्स ऑफ कॉमेडी इन द ह्यूमन स्पिरिट्स, यानी वहाँ पे जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट ना करने लग जाऊँ उन ओवरटोन्स को, उन मकसद को, है ना, कॉमेडी के, जो कि ह्यूमन स्पिरिट में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर उनका एक एटीट्यूड देखने को मिलता है। एट मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन मी अगेन, और क्या होगा, मिड नाइट को, जो कि परमानेंट नाइट है, वो मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इन those 3 short days I should not have seen all I wanted to see, ना, वो सब कुछ चीज़ें नहीं देख पाई जो मुझे देखना है। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen, जैसे ही मेरी आंखों के सामने अंधकार छाएगा तो वैसे ही मुझे पता चलेगा मैंने क्या क्या नहीं देखा है, unseen। Perhaps this short outline does not agree with the program you might set for yourself, और यहाँ पर कहा जा रहा है perhaps, शायद ये जो छोटा सा आउटलाइन है वो क्या नहीं करेगा, एग्री विद द प्रोग्राम यू माइट सेट फॉर योरसेल्फ, उस प्रोग्राम को सेट नहीं करेगा जो आपने सेट किया है खुद के लिए। इफ़ यू न्यू, अगर आपको पता हुआ था, दैट यू वर अबाउट टू बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, यानी आपको ब्लाइंड होना होगा। आई एम हाउएवर, मैं कैसे भी श्योर हूँ, दैट इफ़ यू फेस दैट फेट, अगर आप उस चीज़ को, उस फेट को आप श्योर हो जाएं ना, यू श्योर दैट इफ़ यू फेस दैट फेट, उस
जो आपकी किस्मत है उसका अगर आप झेल रहे हैं, यू वुड यूज योर आईज एज नेवर बिफोर। लाइक आप अपने आंखों को उस तरह से यूज करोगे जैसे आपने कभी यूज नहीं किया। दैट केम विथ योर रेंज ऑफ विजन, और यहाँ पर आपका रेंज ऑफ विजन के साथ वो चीज़ आ जाएगी। देन एट लास्ट, और आखिरी में, यू वुड रियली सी, और आप क्या देखोगे, एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी वुड ओपन इटसेल्फ बिफोर यू, यानी एक नया वर्ल्ड आपके लिए खुल जाएगा। यानी यहाँ यही कहा जा रहा है साफ साफ तरीके से कि आंखों को अगर आपके पास से छीन लिया जाए और वापस से वो आंखें आपके पास मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखोगे। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हैंड टू थूस, है ना। आई यानी कि मैं जो कि ब्लाइंड है, कैन गिव वन हैंड टू थूस, वो उन लोगों को हिंट दे सकती है। who see use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, मतलब ये कि अपने आंखों को ऐसे यूज करो जैसे कि कल आप क्या करने वाले हो, अंधे होने वाले हो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड, और वही मेथड जो है वो अप्लाई करो टू द अदर सेंसेस, यानी एक ही सेंस के लिए नहीं, अलग अलग सेंस जो इंद्रियां हैं उनके लिए यूज करो। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, ना वॉइस की म्यूजिक को सुनो, वर्ड के सॉन्ग को सुनो, है ना। माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में स्ट्रेन्स बजते हैं उनको सुनो। एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, ऐसे सोचो कि जैसे कल तुम बहरे हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, ऐसे छुओ जैसे कि कल ही आपका जो सब कुछ जो है ना वो नष्ट होने वाला है। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, ना फ्लावर्स के जो स्मेल उसको सूंघो। टेस्ट विद रेलिश ईच मोर्जल एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, चीजों को चक्कर देखो, डिशेस को चक्कर देखो। Glory in all facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through several means of contact which nature provides. Glory in all the facets, जो हर एक चीज की जो है उसकी जो भव्यता है, ग्लोरी है ना, जो यश है उस प्लेजर का, उसको देखो, खूबसूरती को देखो। which the world reveals to you, जिस दुनिया ने तुम्हारे लिए लेकर आया है, जो दुनिया तुम्हारे लिए लेकर आया है। थ्रू द सेवरल मीन्स, जो बहुत सारे माध्यमों के द्वारा, है ना, सेवरल मीन्स बहुत सारे माध्यमों के द्वारा, ऑफ कॉन्टेक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, जो अलग अलग नेचर, आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे पूरी दुनिया में जो प्रकृति वो क्या कर रही है, आपको अलग अलग माध्यमों के द्वारा अलग अलग चीजें प्रेषित कर रही है, और आप अपने पांचों सेंसेस के द्वारा उनको समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो और टेस्ट कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो यही कह रही हैं कि आप इन पर ध्यान दो। बट ऑल ऑफ दीज, पर 25 वो कहती इन सभी में, आई एम श्योर, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। उनका मानना है कि जो देखना है वही बहुत ज्यादा क्या है, आनंदपूर्ण है ना, डिलाइटफुल है। जो भी चीज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत डिलाइटफुल होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर यही बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं हर सेंस में जो राजा है सेंसेस का वो है आंखें, क्योंकि आंखों से बढ़िया कुछ भी नहीं। तो यही बात यहाँ कही गई है। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओवरऑल हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा इस चैप्टर को। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट करा, इसके अलावा उसके आंसर्स हैं अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, आप उसको आगे जाकर देखिएगा। और इसकी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं पोम को तो लिंक दी हुई है। एक अन्य जानकारी और देना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।